अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, उसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे पास जो एफएससी पार्ट 1 का जो चैप्टर 2 है उसको हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने जो है इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स थी वेक्टर प्रोडक्ट की वहाँ तक किया था। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली टॉर्क से रिलेटेड। सबसे पहले तो देखते हैं कि टॉर्क क्या होता है। देखें, टॉर्क बेसिकली क्या है कि टॉर्क हमारे पास किसी भी चीज़ में जब कोई किसी भी चीज़ के ऊपर जब कोई फोर्स अप्लाई होती है और उस फोर्स की वजह से वो चीज़ क्या करने लग जाती है, रोटेट करने लग जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो क्या करती है, उसमें टॉर्क प्रोड्यूस कर देती है। तो बेसिकली टॉर्क क्या हुआ कि जब किसी फोर्स जो किसी फोर्स का टर्निंग इफेक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। तो टॉर्क की प्रॉपर डेफिनेशन क्या हुई कि द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। ठीक है, कि टर्निंग इफेक्ट जो होता है किसी फोर्स का वो क्या होता है, टॉर्क कहलाता है। अब टर्निंग इफेक्ट का मतलब क्या है कि जो उसमें रोटेशन पैदा होती है उसको टर्निंग इफेक्ट बोला जाता है। तो जब भी हम किसी चीज़ के ऊपर टर्निंग फोर्स अप्लाई करते हैं और वो उसमें टर्निंग रोटेशन प्रोड्यूस कर देती है, तो असल में वो उसके में क्या प्रोड्यूस करती है, टॉर्क प्रोड्यूस करती है। वो फोर्स क्या प्रोड्यूस कर देती है, टॉर्क को प्रोड्यूस कर देती है। या दूसरी डेफिनेशन इसकी क्या है, दूसरी डेफिनेशन है कि जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है मूवमेंट आर्म और फोर्स का, उसको हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। अब बात आती है कि जो मूवमेंट आर्म है वो क्या है, ठीक है, तो उसको भी डिस्कस करते हैं कि मूवमेंट आर्म क्या होता है। तो देखिए, मोमेंट आर्म के डिस्कस करने से पहले हमें लाइन ऑफ एक्शन ऑफ जो होता है उसका पता होना चाहिए। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होती है और एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है। ठीक है, देखिए, जब हम क्या करते हैं किसी भी चीज़ को रोटेट करवाते हैं तो वो किसी पॉइंट के गिर्द, किसी एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है। डोर है तो आप जब उसको रोटेट करवाते हो किसी एक्सिस के गिर्द रोटेट करता है। जो साइकिल का पहिया वगैरह होता है, बाइक का जो पहिया होता है वो भी क्या करता है, टायर वगैरह किसी एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा होता है। फ़ैन है तो वो अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा होता है। जिस चीज़ की एक्सिस, जिस पॉइंट के अबाउट कोई चीज़ रोटेट कर रही होती है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। जैसे कि अगर हम देखते हैं डोर को, तो डोर जो है वो सारे का सारा जब हम पुश करते हैं तो सारे का सारा नहीं धक्का जब लगाते हैं गिर जाता, बल्कि वो क्या करता है, एक पॉइंट होता है जिसके गिर्द वो क्या करता है, रोटेट करने लग जाता है। ठीक है, तो जो वो जिस पॉइंट के गिर्द कोई चीज़ रोटेट कर रही होती है वो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। जैसे कि अगर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर से कोई नीडल वगैरह को पास करवा देता हूँ और उसके बाद इसको घुमाना शुरू कर देता हूँ ऐसे फोर्स लगा के, तो ये क्या करेगी, उस नीडल के अबाउट रोटेट कर रही होगी और उसको मैं क्या कहूँगा कि वो क्या कहलाएगी, वो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाएगी। तो देखते हैं कि देखें, अगर आपके पास कोई पॉइंट है ये, ठीक है, ये आपके पास क्या है, कोई भी पॉइंट है। आपने कहा कि ये आपके पास क्या था, कोई भी पॉइंट था। ठीक है, आपने किया है, आप क्या करते हो, यहाँ पे इसके अबाउट आप यहाँ पे क्या करते हो, ये जो पॉइंट है ये ओ है। ठीक है, ये हमारे पास एक नट है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक नट वगैरह। तो जब मैं इसको यहाँ से रोटेट करवाऊंगा तो ये अपने एक्सिस के गिर्द क्या करेगा, रोटेट करेगा। ठीक है, तो वो फोर्स क्या कर देगी, इसमें टर्निंग इफेक्ट पैदा कर देगी। और टर्निंग इफेक्ट कैसा होगा कि ये अपने एक्सिस के गिर्द क्या कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा। तो असल में इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। अब देखिए, ये इसका पॉइंट ऑफ एक्सिस है। अगर मैं क्या करता हूँ, इसको स्पैनर की मदद से ओपन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कि मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक स्पैनर है, मैं कह देता हूँ, ठीक है, जो क्या जिसकी मदद से मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो जब मैं इसको एक स्पैनर के साथ ओपन करने की कोशिश करता हूँ, तो ड्राइंग से नहीं घबराना है, ड्राइंग मेरी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। तो जब मैं इसको क्या करता हूँ, अब मेरे पास क्या आ गया है, मैं कहता हूँ कि मैं इसको किसी स्पैनर के साथ ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब मैं इसको स्पैनर के साथ ओपन करने की कोशिश करता हूँ तो फिर क्या होता है, तो फिर ये होता है कि जब मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई करता हूँ, ठीक है, इस पॉइंट पे, देखिए, अगर मैं स्पैनर को यहाँ से पकड़ूंगा ना तो मुझे इसको रोटेट करवाना, नट वगैरह को रोटेट करवाना मुश्किल होगा। ठीक है, अगर आपके पास एक टाइट है, नट है जो फुल टाइट है, तो अगर आप यहाँ से पकड़ के इसको घुमाना चाहोगे तो इसको यहाँ से पकड़ के घुमाना क्या होगा, मुश्किल होगा। तो इसमें वो क्या होता है कि रोटेशन पैदा नहीं होगी, आप उसको ओपन नहीं कर सकोगे। लेकिन अगर मैं यहाँ से पकड़ के इसको घुमाऊंगा तो फिर मैं उससे जो फोर्स होगी, उसी फोर्स से जो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा था, उसी क्वांटिटी की फोर्स जो यहाँ पे अप्लाई कर रहा था, मैं भी यहाँ पे अप्लाई करने से इसको क्या कर देगी, रोटेट कर देगी, ओपन कर देगी। अगर यहाँ पे भी अप्लाई करने से ओपन नहीं हो रही है तो फिर मैं थोड़ा सा बड़ी आर्म का स्पैनर लूँगा और वही फोर्स वहाँ पे अप्लाई करूँगा, तो ये लाजमी तौर पे क्या हो जाएगा, ओपन
हो जाएगा। अब हुआ क्या कि जब मैंने वही फोर्स यहाँ पे लगाई तो भी ओपन नहीं हुआ, यहाँ पे लगाई तो भी ओपन नहीं हुआ, लेकिन जब यहाँ पे लगाई तो वो क्या हो गया, ओपन हो गया। इसका मतलब है कि जो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ वो जो रोटेशन पैदा कर रही है वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। कौन से डिस्टेंस पे, जहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहीं पे फोर्स लगाने से चीज़ ओपन हो गई है, तो वो यहाँ से इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। और इसी डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, मोमेंट आर्म कहा, इसी डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, मोमेंट आर्म कहते हैं। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसके दरमियान, लाइन ऑफ एक्शन के दरमियान, जहाँ पे आपने फोर्स लगाई है। ठीक है, और जो आपका पिवट है यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो, ठीक है, उसके दरमियान ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब जो होता है ये जो हमारे पास टॉर्क होता है, तो अगर आप टॉर्क कैलकुलेट करना चाहते हैं तो टॉर्क कैलकुलेट हम कर सकते हैं किस फार्मूले से, टॉर्क का मैग्नीट्यूड अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो हमारे पास टॉर्क इक्वल होगा एल एफ के। एल क्या है, दो पॉइंट्स के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। कौन से पॉइंट्स हैं, एक लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है और दूसरा आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और एफ क्या है, आपकी जो फोर्स है, जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो आपके पास क्या है, एफ है। तो अगर हम फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आर क्या है, हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अगर वो कहता है कि आपके पास ना, हमें वो एग्जांपल देता है कि कहता है कि आपके पास कोई रिजिड बॉडी है, ठीक है, ये इस यहाँ पे कोई उसका ऑरिजिन है, यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी के ऊपर आप क्या करते हो, यहाँ पे एक फोर्स लगाते हो एफ। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया है, एक फोर्स लगाई है एफ, ये पॉइंट पी है। ठीक है, ये फोर्स क्या करती है, इसमें टर्निंग इफेक्ट पैदा करती है और आपने कैलकुलेट करना है कि टॉर्क किसके इक्वल होगा। देखिए जब आप यहाँ पे फोर्स को अप्लाई कर रहे हो तो हमारे पास फोर्स को हम रिजॉल्व कर सकते हैं इसके कंपोनेंट्स में। ठीक है, ये हमारे पास डिस्टेंस है आर, पोजीशन वेक्टर है ओ से पी तक का आर, ये पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो पहले जो तरीका है आपने क्या करना है, एक टॉर्क को कैलकुलेट करने के यहाँ पे दो मेथड है। पहला मेथड क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी फोर्स है इसको पोजीशन वेक्टर के अबाउट क्या कर लेंगे, हम पोजीशन वेक्टर के अबाउट इसको रिजॉल्व करेंगे इस फोर्स को। तो रिजॉल्व करने के लिए क्या होगा कि मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ। ठीक है, जब मैं परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ, ये एंगल हम कहते हैं कि थीटा बना रही है फोर्स इस पोजीशन वेक्टर आर के साथ। ठीक है, तो ये थीटा एंगल बना रही है, तो ये हमारे पास जो कंपोनेंट आएगा ये 90 का एंगल है। तो थीटा के सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर के लिए जो कंपोनेंट आता है वो एफ साइन थीटा आता है, और ये मेरे पास क्या आता है, एफ कॉस थीटा आता है। तो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर जो हमारी ये फोर्स लग रही है इसका कुछ इफेक्ट इस डायरेक्शन में है और कुछ इफेक्ट है वो क्या है, इस डायरेक्शन में है। ठीक है, अब जो इस डायरेक्शन में इफेक्ट है, देखें ये पॉइंट है, मैं इसको क्लियर करके लिख रहा हूँ, ये पॉइंट है पी, यहाँ पे कुछ फोर्स इस डायरेक्शन में है और कुछ फोर्स इस डायरेक्शन में है, और ये पी जो है हमारे पास ये यहाँ पे ओरिजिन से हम इसका कनेक्शन है और जिसके लिए पोजीशन वेक्टर क्या है, आर है। अब देखें ये पॉइंट है, इसके ऊपर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा तो ये पॉइंट कभी भी रोटेट नहीं करेगा, बल्कि ये क्या करेगा, ऑनवर्ड मूव करेगा। अगर मैं इसी के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा तो फिर ये पॉइंट मेरा क्या करेगा, इस तरह से रोटेट करेगा। तो इसका मतलब है कि ये एफ साइन थीटा थी तो ये भी एफ साइन थीटा होगी, और ये एफ कॉस थीटा होगा मेरे पास। तो इसका मतलब है जो एफ कॉस थीटा है वो इसमें टॉर्क को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। ठीक है, और एफ साइन थीटा इसमें टॉर्क को प्रोड्यूस कर रहा है। तो टॉर्क को अब देखिए यहाँ पे एक और बात भी है, यहाँ से ही हमने जब ये फार्मूला कैलकुलेट किया था तो यहीं पे एक और बात को भी समझ लें कि अगर मेरा डिस्टेंस ही ज़ीरो हो जाता है, मीन्स कि मैं जब फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ वो उसी पॉइंट पे आ जाती है जो आपका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक ही पॉइंट पे, जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है अगर वो एक्सिस ऑफ रोटेशन में से पास कर रही है तो फिर एल की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है, और अगर एल ज़ीरो होगा तो टॉर्क भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। और अगर आप इस केस में देखें तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका ये है, तो ये लाइन इसमें से पास करिए, जिस वजह से ये जो ये फोर्स होगी इसकी वजह से जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। और जो हमारी फोर्स ये है इसकी वजह से इस बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, टॉर्क होगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा क्या आ गया, यहाँ से यहाँ तक का, ये जो फोर्स है इस डायरेक्शन में, लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा ये है, तो दोनों के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है, तो मेरे पास आ जाएगा आर एफ साइन थीटा। ठीक है, एफ साइन थीटा आ जाएगा, क्योंकि ये एफ साइन थीटा जो फोर्स है इसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है,
टार्क प्रोड्यूस हो रहा है। या दूसरा तरीका क्या है, वो दूसरा तरीका आपको कहता है कि अगर आपने फोर्स को रिजॉल्व कर लिया, ठीक है, अगर आप फोर्स को रिजॉल्व नहीं कर रहे हो तो फिर पोजीशन वेक्टर को आप क्या कर लो, फोर्स की डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लो। देखो अब यहाँ से फोर्स की डायरेक्शन ये है, तो मैं पोजीशन वेक्टर को फोर्स की डायरेक्शन में रिजॉल्व करता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास ये कंपोनेंट आ जाएगा और फिर यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ, तो ये मेरे पास परपेंडिकुलर, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, क्योंकि ये जितने हमने कहा था कि जो ये आर है हम इसको रिजॉल्व कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो ये कंपोनेंट जो होगा फिर आप थीटा के सामने वाला जो होता है वो थीटा के सामने जो होता है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते होते हैं, और परपेंडिकुलर के लिए जो कंपोनेंट आता है वो क्या आएगा हमारे पास, आर साइन थीटा आएगा, और इसके लिए क्या आएगा, आर कॉस थीटा आएगा। अब देखें कि आपकी लाइन ऑफ एक्सिस, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो आपका ये है, ये वाली लाइन आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये वाली लाइन आपके पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, तो दोनों के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और वो ये वाला है, और ये वाला किसके इक्वल है, आर साइन थीटा के इक्वल है। तो इस केस में भी आपके पास क्या आएगा, आर साइन थीटा इंटू फोर्स एफ आ जाएगी। जब इनको सॉल्व करूँगा तो ये क्या आता है, आर एफ साइन थीटा के इक्वल आता है। तो दोनों तरह से हमारे जो टॉर्क की वैल्यू है वो सेम आ रही है, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये आर एफ साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर है, ठीक है। अब ये यूनिट वेक्टर क्यों लगाया है, क्योंकि जो टार्क होता है उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होती है, ठीक है। जब भी टर्निंग इफेक्ट पैदा होता है उसकी डायरेक्शन होती है, या तो काउंटर क्लॉकवाइज होता है या क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। इसलिए जो हमारे पास टॉर्क होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये किसके इक्वल होता है, आर क्रॉस एफ के इक्वल होता है, ठीक है। हमने वेक्टर्स प्रोडक्ट में पढ़ा था, क्रॉस प्रोडक्ट में जो था हमारे पास के दो जो वेक्टर्स हैं अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। अब ये जो एन यूनिट वेक्टर है इसकी डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं हम राइट हैंड रूल के ज़रिए से, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का, तो जो थर्ड वेक्टर जब आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, ये दो वेक्टर्स हैं, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास ये क्वांटिटी आती है, और इस क्वांटिटी की जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर होगी किसके, जिस प्लेन के अंदर ये दोनों वेक्टर्स लाई कर रहे होंगे उस प्लेन के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। हमने राइट हैंड रूल में कहा था कि जो हमारा थंब होता है वो क्या कर रहा होता है, वो उस नई क्वांटिटी की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा होता है। तो इस केस में अगर हम देखेंगे तो ये एन यूनिट वेक्टर होगा वो हमारी थंब की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास, अब देखिए हमने कहा कि इसकी डायरेक्शन होती है या काउंटर क्लॉकवाइज होता है या क्लॉकवाइज होता है। अगर काउंटर क्लॉकवाइज है तो फिर, अगर मतलब एंटी क्लॉकवाइज है तो फिर जो टार्क होगा प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव होगी, और अगर वो क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा तो उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। तो अब जो हमारे पास टार्क होता है ये बेसिकली क्यों है, देखें जो टार्क है वो सेम रोल प्ले कर रहा है जिस तरह से फोर्स प्ले करती है लीनियर मोशन के अंदर। लीनियर मोशन में क्या होता है कि जब आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हो तो वो उसमें एक्सेलरेशन पैदा करती है जिसको हम लीनियर एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से जब किसी बॉडी के अंदर टार्क प्रोड्यूस होता है तो वो उसमें रोटेशनल एक्सेलरेशन को पैदा करती है, ठीक है। किसी बॉडी के ऊपर टार्क प्रोड्यूस होगा, टार्क अप्लाई होगा तो उसमें क्या करती है, रोटेशनल एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करती है। और अगर किसी बॉडी के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करते हो लीनियर मोशन के अंदर तो फिर वो क्या करती है, उसमें लीनियर एक्सेलरेशन को पैदा करती है, ठीक है। अगर हमने कहा था कि अगर बॉडी हमारा क्या है, रेस्ट में है, ये यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो उसका जो लीनियर एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो बिल्कुल सेम इसी तरह से अगर आपका बॉडी क्या है, उसकी रोटेशनल जो मोशन है वो जीरो है या फिर वो यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन से मूव कर रहा है तो फिर भी टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। जो टॉर्क की कह रहा हूँ, जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, जीरो होगा उस केस में आपका। तो ये थोड़ी सी डिटेल थी टॉर्क से रिलेटेड, तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को नहीं भी समझ आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी वक्त, ठीक है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को फ़ौरन जो होगा इसका रिप्लाई करूँगा। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इक्विलिब्रियम से रिलेटेड होगा, तो हम इंशाल्लाह अपने जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।